हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 16 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए सबसे पहले रिवीजन करेंगे कल के करंट अफेयर का, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने बात किया था कि 25 जून को घोषित कर दिया गया है संविधान हत्या दिवस। इसके अलावा पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग यूनिवर्सिटी खोला जाएगा झारखंड में। झारखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं चंपई सोरेन, उन्होंने घोषणा की है। स्थानीय समुदायों की मदद से जैव विविधता रिकॉर्ड को स्टोर करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। और नीति आयोग के द्वारा एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया गया। इसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य में उत्तराखंड और केरल टॉप पर रहा। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बिहार रहा और सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ टॉप पर रहा। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एसडीजी इंडिया इंडेक्स। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने स्कूलों के पास उच्च कैफीन वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती एपीसीएनएफ जो है, इसने गुलबेकियन पुरस्कार जीता है। और केंजा लिली जो कि मोरक्को की दोस्तों एआई मॉडल हैं, ये दुनिया की पहली मिस एआई ब्यूटी पेजेंट का खिताब जीत गई हैं। इसके अलावा प्रोफेसर के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित पुरस्कार हंस वान हटिंग पुरस्कार मिला है। और इंग्लैंड के क्रिकेटर जिमी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। 22 साल लंबा इनका क्रिकेट कैरियर रहा। इसके अलावा यूएई के एक रोड का नाम, एक स्ट्रीट का नाम भारतीय मूल की डॉक्टर जॉर्ज मैथ्यू के नाम पर रखा गया। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विक रिवीजन सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। लेकिन अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर इसकी क्विज चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो आप एमजेटी ऐप का रुख कीजिए। एमजेटी ऐप बहुत जल्द आपके सामने फिर से एक नई ऊर्जा के साथ आने वाला है। पिछले कई दिनों से इसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन अब वो फिक्स हो गई है, तो अब जल्द ही ये लौटने वाला है। पहला क्वेश्चन आज के दिन से, आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो विश्व युवा कौशल दिवस यानी वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। बिना स्किल के कोई मतलब नहीं होता किसी व्यक्ति का। स्किल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास स्किल है तो आप रोजगार पाओगे। और स्किल भी होना चाहिए और रोजगार देने वाली संस्थाएं भी होना चाहिए, रोजगार के अवसर भी होना चाहिए। केवल स्किल होने से भी कुछ फायदा नहीं होता। तो इन दोनों के प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि दुनिया में यूथ के बीच स्किल कैसे पैदा की जाए, स्किल के अवसर कैसे पैदा किए जाएं, जिससे वो स्किलफुल बन सके। आपका पूरा इकोसिस्टम इस प्रकार से होना चाहिए जो स्किलफुल बनाने में लगा हो, ना कि ऐसा कि रटा रटाया पढ़कर जाओ, एग्जाम दे दो, एग्जाम पास करने के लिए पढ़ो। नहीं, ऐसा स्किलफुल माइंडसेट होना चाहिए जिससे आप कुछ सीख सको, उसका यूज हो। तो इसकी शायद इसी को लेकर के अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, ये कुछ इसी प्रकार से है कि मतलब इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज देने का ज्यादा प्रयास किया गया है। खैर, यहाँ पर आते हैं वापस। तो दुनिया भर में युवाओं को 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए कहा जाता है। इस बार की थीम है यूथ स्किल फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 2014 में ये मनाया जाना शुरू हुआ यूएनजीए के द्वारा। अब यहाँ पर जुलाई महीने के अभी तक महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से आए हैं उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। 1 जुलाई को 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, वैसे तो 4 मनाए जाते हैं, 3 हम लोग जान लेते हैं। एक तो जीएसटी दिवस, दूसरा नेशनल डॉक्टर्स डे, एक मनाया जाता है दोस्तों एसबीआई का स्थापना दिवस। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत की सबसे बड़ी बैंक सरकारी, इसका भी स्थापना दिवस 1 जुलाई को ही मनाया जाता है। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस, 6 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 11 जुलाई मोस्ट इंपोर्टेंट विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस, 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। अगला, हाल ही में केपी शर्मा ओली ने अपने कौन से में कार्यकाल के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? तो केपी शर्मा ओली वो इनका पूरा नाम है। तो खड्ग प्रसाद शर्मा ओली जो हैं, ये अपने चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं नेपाल के। दोस्तों, नेपाल में अभी अविश्वास प्रस्ताव वहां पर पारित किया गया था संसद में, और विश्वास मत हासिल करने में वहां की जो गवर्नमेंट थी, यानी पुष्प कुमार दहल वाली जो पार्टी थी, वो कामयाब नहीं हो पाई। तो अविश्वास प्रस्ताव होने की वजह से विश्वास प्रस्ताव जब नहीं पास हुआ तो फिर सरकार गिर गई। सरकार गिर गई तो अपोजिशन में केपी शर्मा ओली बैठे थे।
इन्होंने फिर अपना प्रधानमंत्री जो है इसका पद का शपथ ले लिया। शपथ दिलाया कौन? शपथ वहां के राष्ट्रपति दिलाए, रामचंद्र पैटोल। ओके, तो पुष्प कुमार दहल प्रचंड जो थे इनकी जगह पर अब आए हैं, ये इस्तीफा दे दिए हैं अब, और इनकी जगह पर अब चौथा कार्यकाल करने जा रहे हैं अपना पूरा, मतलब शुरू केपी शर्मा ओली। इससे पहले ये 3 बार रह चुके हैं प्रधानमंत्री। नेपाल को मैप में मुझे नहीं लगता आपको दिखाने की जरूरत होगी। राजधानी इसकी काठमांडू है और मुद्रा इसकी नेपाली रुपया है। एक बात याद रखना, अभी पिछले दिनों में जब एक बार चर्चे में आया था नेपाल, तो 3 जगहों के लिए, 3 क्षेत्रों के लिए ये चर्चे में आया था। इसने अपनी नोट जारी की थी, करेंसी नोट, उसमें इन 3 क्षेत्रों को अपना एरिया बताया था, अपना क्षेत्र बताया था। ये 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? जो भारत के उत्तराखंड में पड़ते हैं और नेपाल क्लेम करता है कि वो उसकी जमीन है। तीनों का नाम याद रखना, ये 3 नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख दर्रा। ये 3 क्षेत्र मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख। ये 3 विवादित क्षेत्र हैं जिस पर नेपाल अपना क्लेम करता है, इंडिया कहता है मेरा है। अभी किसके पास है? इंडिया के पास है। अगला, यहाँ पर कुछ और पिछले दिनों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री विभिन्न देशों के नियुक्त जो किए गए हैं उनका रिवीजन करेंगे। ईरान के देखो दोस्तों नए राष्ट्रपति बन गए हैं अब मसूद पजेश्कियान, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी वहां चुनाव हुआ था, मसूद पजेश्कियान नए राष्ट्रपति बने हैं। ब्रिटेन के नए राष्ट्रपति बन गए हैं कीर स्टारमर, लेबर पार्टी से हैं ये। अब ऋषि सुनक गए भैया, ऋषि सुनक की जगह पर कीर स्टारमर आ गए हैं, अपडेट हो जाओ। कई कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में पुराना वाला अच्छे से दिमाग में बैठा रहता है और जल्दबाजी में हम लोग वही लगाकर चले जाते हैं, तो याद कर लो, अपडेट हो जाओ, कीर स्टारमर वहां नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानस नायसोदा, चैड के प्रधानमंत्री अल्लाह माये हलीना, वियतनाम के राष्ट्रपति टो लैम और चैड के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरिस डेबी नो, स्कॉटलैंड के प्रधानमंत्री जॉन स्विनी बने हैं। अगला, हाल ही में कहां पर खर्ची पूजा समारोह आयोजित किया गया? खर्ची पूजा समारोह ये दोस्तों होता है त्रिपुरा में। त्रिपुरा में खर्ची पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। त्रिपुरा में दोस्तों त्रिपुरा के निवासी जो होते हैं वो चतुर्दिश देवता की पूजा करते हैं और कहते हैं कि चतुर्दिश देवता जो हैं ये उनके पूर्वज देवता रहे हैं, प्राचीन देवता हैं, तो इनकी ये लोग पूजा करते हैं और इसी को खर्ची पूजा के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। वहां पर एक मंदिर है और उस मंदिर में जाकर हर साल ये आषाढ़ मास के शुक्ल अष्टमी को ये लोग खर्ची पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये त्रिपुरी जनता के पूर्वज देवता माने जाते हैं, चतुर्दश देवता, इनकी पूजा होती है। आपसे पूछा जा सकता है अगर आप खास करके सीजीएल की एग्जाम देने जा रहे हो तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, इस लाइन से, ठीक है ना, बाकी एग्जाम के लिए यहाँ से बन सकता है। तो फिलहाल 14 देवताओं के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में वहां के मुख्यमंत्री मलिक सहार ने भी बताया युवा पीढ़ियों को इसके बारे में। और त्रिपुरा को देखेंगे अगर मैप में तो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। क्या? 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा। अगरतला राजधानी है। मणिक साहा बीजेपी पार्टी से यहाँ सीएम। एन इंद्रसेन रेड्डी यहाँ के गवर्नर हैं। कमल सागर, रुद्र सागर, अमर सागर, ये 3 झीलें प्रमुख हैं यहाँ पर। नेशनल पार्क में क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा गया है एग्जाम में। राजबरी नेशनल पार्क, बाइसन नेशनल पार्क, बाइसन भी पूछा गया है एग्जाम में। बाइसन और क्लाउडेड लेपर्ड तो याद रखना नाम। गोरिया, होसगिरी, लिबांग ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। 8 जिले हैं, 60 विधानसभा सीटें, 2 लोकसभा में और 1 राज्यसभा में सीट। अगला, जुलाई 2024 में विंबलडन ओपन 2024 ग्रैंड स्लैम के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो एक और ग्रैंड स्लैम संपन्न हुआ दोस्तों, ये साल का तीसरा ग्रैंड स्लैम होता है। इसको जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज ने अभी फ्रेंच ओपन भी जीता था और अब जीत गए ये विंबलडन ओपन भी, ठीक है ना, ध्यान रखना। फ्रेंच ओपन को रोनाल्ड गैरोस अवार्ड भी, रोनाल्ड गैरोस ग्रैंड स्लैम भी कहते हैं। तो रोनाल्ड गैरोस और विंबलडन दोनों जीत गए हैं। साल भर में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और बिल्कुल इसी सीरियल में होते हैं जिस सीरियल में मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन और लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, ये चारों सीरियल याद रखना। ऑस्ट्रेलियन, इन सब के मैदान के नाम पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार के मैदान पर खेले जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन जो ओपन होता है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन जो होता है ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। विंबलडन ओपन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है कि ये किस प्रकार के मैदान पर खेला जाता है, तो आप बताओगे ग्रीन ग्रास के मैदान पर खेला जाता है, हरी घास के मैदान पर। यूएस ओपन अगेन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा यही दोनों पूछे जाते हैं, फ्रेंच ओपन और
विंबलडन ओपन, ठीक है, क्ले कोर्ट पर और ग्रास कोर्ट पर। चलिए, और अगर पूछा जाएगा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो यही ओल्डेस्ट है, विंबलडन ओपन ही सबसे ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है ना। चलिए आ जाते हैं यहाँ पर कार्लोस अल्कराज पर। कार्लोस अल्कराज ने यहाँ पर जीत लिया है मेन सिंगल, बाकी की लिस्ट भी आपको दिख रही है। विमेन सिंगल को जीता है बाराबोआ क्रिजकोवा ने, बाराबोआ क्रिजकोवा ने, इन्होंने जैस्मीन पोलिनी को हराया, कार्लोस अल्कराज ने नोवाक जोकोविच को हराया। अच्छा, नोवाक जोकोविच दोस्तों ये दुनिया में सबसे ज्यादा 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले ये खिलाड़ी हैं, इनके नाम 24 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं। फिलहाल इसमें ये रनर अप रहे, जीत नहीं पाए, लेकिन ऑलरेडी ये सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता है। मिक्स डबल्स, विमेंस डबल्स, मेंस डबल्स की यहाँ पर लिस्ट है, वीडियो को पॉज करके आप रीड आउट कर सकते हो। आगे यहाँ पर वही सेम चीजें, एक और बात, 50 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की पुरस्कार राशि यहाँ पर डिसाइड की गई है। अगला 20 से 24 नवंबर 2024 तक पहले विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा। तो दोस्तों 20 से 24 नवंबर तक चलेगा वेव्स शिखर सम्मेलन, वेव शिखर सम्मेलन, ठीक है ना, वेव्स कह सकते हो आप, वेव्स यानी कि वेव समिट। तो ये वेव समिट जो है ये क्या है, ये है दोस्तों वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट। तो वेव्स होगा, कब होगा, 20 से 24 नवंबर तक। कहां पर होगा, गोवा में होगा। ये यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे द हिंदू का, इंडिया टू होस्ट फर्स्ट ग्लोबल समिट फॉर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर इन नवंबर 22 नवंबर 24। तो ये ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट होने वाला है और ये पहला संस्करण है, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है ना। तो गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत जी, इन्होंने कहा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भी होना ही है, तो उसी बीच में ये भी करा लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दोस्तों ये 20 से 28 नवंबर को होगा और प्रत्येक वर्ष गोवा में ही होता है, ठीक है। आप जो सुनते हो ना कि ये गोल्डन पिकॉक अवार्ड, सिल्वर पिकॉक अवार्ड, इसी में दिया जाता है। तो गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर होगा और उसी बीच 20 से 24 नवंबर यानी पहले के 4-5 दिनों में आयोजित करा लिया जाएगा वेब्स। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ और समिट्स हैं जो अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, उनको रिवाइज कर लो। कोलंबो समिट मॉरिशस में अभी हुआ और कोलंबो सिक्योरिटी समिट में इस बार बांग्लादेश 5वां देश जुड़ा हुआ है। 7th ग्लोबल स्टार्टअप समिट नई दिल्ली में हुआ। नाटो समिट वाशिंगटन डीसी में हुआ। G7 इंपॉर्टेंट है, इटली में हुआ है। SCO समिट अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है, इंपॉर्टेंट अगेन। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट कोच्चि में केरल में और योगा फॉर स्पेस समिट बेंगलुरु में हुआ। अगला, जुलाई 2024 में पेटीएम पेमेंट बैंक के MD और CEO कौन बनाए गए। तो MD और CEO बनाए गए हैं दोस्तों अरुण कुमार बंसल जी। ये पेटीएम पेमेंट बैंक के नए MD और CEO होंगे। ये वही पेमेंट बैंक है जिसकी बखिया उधेड़ दी थी अभी हाल ही में आरबीआई ने इस पर कोई ऐसा सैंक्शन बचा नहीं जो नहीं लगाया, पेटीएम पेमेंट बैंक। तो अब वो पूरा डूबती नैया नहीं कह सकते हैं, डूब गई थी नाव, तो उसको दोबारा से उभारने के लिए यहाँ पर अरुण कुमार बंसल जी को मौका दिया गया है और ये आए हुए हैं। ये किसकी जगह पर आए हैं, एक्चुअली में कुछ दिन पहले सुरेंद्र चावला ने इस्तीफा दे दिया निजी कारणों से। ये होता यही है, निकाल देते हैं उसके बाद कहते हैं जाके सामने बोल दो निजी कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन अंदर में कुछ और ही बात रहती है। तो फिलहाल वही हुआ इनके साथ भी। अरुण बंसल जो कि IDBI बैंक के ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, तो जब इनको यहाँ पर नियुक्त किया गया, आरबीआई ने मंजूरी दे दी, तो इन्होंने वहां से इस्तीफा दे दिया। मैंने आपको कई बार बताया है, जो भी बैंकिंग, जो भी फाइनेंस से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, उनके अगर किसी चीफ को नियुक्त करना होगा तो आरबीआई की मंजूरी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर आरबीआई की मंजूरी पेंडिंग थी, वो अब मंजूरी मिल गई, तो इन्होंने वहां से पुरानी जगह से इस्तीफा देकर इसको ज्वाइन कर लिया। पेटीएम पेमेंट बैंक पेटीएम की ही एक पेमेंट बैंक है, ध्यान रखना, पेटीएम पर बैन नहीं लगा था, पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैन लगा था, ठीक है। 2010 में स्थापना हुई थी इसकी, हेडक्वार्टर नोएडा में, संस्थापक और CEO विजय शेखर शर्मा। 197 कम्युनिकेशन इसकी पेरेंट कंपनी है। आगे यहाँ पर कुछ और नियुक्तियां हैं पिछले दिनों में जो हुई। NBDA के अध्यक्ष रजत शर्मा बनाए गए और इसके अलावा धीरेन्द्र ओझा को PIB का महानिदेशक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रवि अग्रवाल CBDT के नए अध्यक्ष, अगेन इंपॉर्टेंट। विक्रम मिस्री, ये तो अभी कल अपना पद ज्वाइन किए विदेश सचिव के रूप में। फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा की जगह पर आए। मार्क रूटे, अगेन इंपॉर्टेंट, नाटो के नए महासचिव बने हैं।
लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमण्यम नए उप सेना प्रमुख। ओम बिरला जी 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष दोबारा बने हैं। भर्तृहरि मेहताब ये प्रोटेम स्पीकर हैं और बने थे, और राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता बने। अगला, हाल ही में किसको सूरीनाम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया? तो सूरीनाम एक देश है दोस्तों, और इसमें भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। कौन? सुभाष प्रसाद गुप्ता। तो सुभाष प्रसाद गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर टू सूरीनाम। ये सूरीनाम में भारत के एम्बेसडर होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब प्रसाद गुप्ता हैं, इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले हनोई में थे। 2006 बैच के IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर हैं। ये अब सूरीनाम में होंगे, जो कि दक्षिण अमेरिका उत्तर पूर्वी तट पर एक छोटा सा देश है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको वर्ल्ड मैप में भी। इसकी राजधानी पारामारिबो है। राष्ट्रपति हैं चान संतोखी, और सूरीनाम डॉलर यहाँ की करेंसी होती है। आइए देखते हैं कहाँ पर है सूरीनाम। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत, और सूरीनाम की तरफ अगर बढ़ना होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया एक दक्षिण अमेरिकी देश है, तो हमें आना होगा दक्षिण अमेरिका में। तो चाहे आप आ जाओ लेफ्ट साइड से चाहे राइट से, चलिए हम लोग पहुंचते हैं पश्चिम की साइड से। तो यहाँ पर देखो, पहले अफ्रीका हम लोग पार करेंगे। अफ्रीका पार करने के बाद उधर ऊपर देखो नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में आएंगे। साउथ अमेरिका में इधर ही आपको दिख जाएगा सूरीनाम। ठीक है ना, साउथ अमेरिका में ईस्ट साइड में दिखेगा सूरीनाम, गुयाना, फ्रेंच गुयाना के बीच में सूरीनाम। तो ये सूरीनाम कंट्री है, और इसके चांद संतोखी भारतीय मूल के हैं, और ये हैं प्रधान राष्ट्रपति। ठीक है ना, राष्ट्रपति यहाँ के। तो इसी देश में अभी नियुक्त किए गए हैं। क्लियर है? चलिए, अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात पता है, ये साउथ अमेरिका में कुल 13 देश हैं। इन 13 देशों में इक्वाडोर एक ऐसा देश है, और एक और देश है इधर चिली। ये दोनों देश ऐसे हैं जो केवल ब्राजील से अपना बॉर्डर नहीं शेयर करते हैं, बाकी जितने भी देश हैं वो सब ब्राजील से अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक, ब्राजील यहाँ का सबसे बड़ा देश है। अगला, आगे बढ़ते हैं। अमेजन फॉरेस्ट इसी जंगल इसी में है, महाद्वीप में। एक और चीज देखो साथियों, आप लोग के लिए इतना अच्छा कंटेंट दिया जाता है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करो, थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। लाइक कर दोगे, शेयर कर दोगे, या अच्छा कमेंट कर दोगे तो थोड़ा सा दिन बन जाता है, मतलब पढ़ते हैं तो अच्छा लगता है। एक कवि को क्या चाहिए? अच्छा तालियां। एक टीचर को क्या चाहिए? अच्छी प्रशंसा। और हमको भी वही चाहिए। आप भी थोड़ा कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, अच्छा लगता है, मेहनत लगती है, सफल हो गया है। आगे यहाँ पर कुछ और राजदूत और उच्चायुक्त हैं, इनको आप देख सकते हो। मुजफ्फर साहब मुस्तफ़ा भारत में मलेशिया के। अभी कुछ लोग कहेंगे कि अरे सर बहुत लेट वीडियो अपलोड करते हो, कंटेंट भी तो अच्छा देते हैं यार, समझा करो बात। मुजफ्फर साहब मुस्तफ़ा भारत में मलेशिया के राजदूत नियुक्त किए गए। लिंडी कैमरून भारत में ब्रिटेन की, और सीताराम मीणा नाइजर में, अभय ठाकुर म्यांमार, टी आर्मस्ट्रांग चांगसंग क्यूबा, विनय कुमार रूस, और संतोष झा श्रीलंका में नियुक्त किए गए हैं। रॉबर्ट सेठ किटियांग मोजाम्बिक गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त हैं। ठीक है, आगे। हाल ही में UEFA यूरो कप का खिताब किस देश ने जीता? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूरो कप अभी हुआ, UEFA कराता है इसको, और यूरो कप का खिताब जीत लिया है स्पेन ने। स्पेन ने दोस्तों चौथी बार जीता हुआ है ये खिताब। स्पेन ने इंग्लैंड को हराया, इंग्लैंड को 2-1 से इसने हराया है यूरो कप में, और जीत लिया है चौथी बार ये खिताब। क्लियर? फॉर द 4th टाइम। तो यूरो कप जीत चुके हैं। इससे पहले कब जीते थे? इससे पहले 1964 में, 2008 में, फिर 2012 में जीते थे। 4 साल में एक बार ये भी होता है, जैसे वर्ल्ड कप होता है वैसे ये भी 4 साल में एक बार, और इसको इन्होंने जीत लिया है। इस बार यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने लेमिन यामल, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने रॉड्री, दोनों ही स्पेन के हैं। अच्छा, 2-1 से जब गोल से जीते हैं तो दो गोल स्पेन वाला कौन कौन किया था? नेको विलियमसन और मिकेल ओयारजाबल, और एक गोल इंग्लैंड की तरफ से किसने किया था? कोल पामर ने किया था। आगे अगला है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस दशक में भारत की जनसंख्या 1.7 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है? तो दोस्तों अभी एक रिपोर्ट सामने आई है UN की, और इसमें बताया गया है कि 2060 के दशक में भारत की पॉपुलेशन 1.7 बिलियन को हिट करेगी। मतलब समझ रहे हो, 170 करोड़ ये आबादी होने वाली है भारत की। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसके बाद भारत की आबादी घटनी शुरू हो जाएगी। मतलब ये 2060 के दशक में पीक पर होगी आबादी। पीक मतलब समझ रहे हो, जैसे वेव जा रही है तो पीक होगा एक, उसके बाद फिर ये घटना शुरू होगा। तो 2060 तक
पीक पर होगा भारत की पॉपुलेशन, अभी और बढ़नी है। अभी 145 करोड़ पर हैं, 170 करोड़ तक पहुंचेंगे, उसके बाद आबादी घटेगी। इस रिपोर्ट का नाम है संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट। अभी पॉपुलेशन डे मनाया गया है 11 जुलाई को, तो उस अवसर पर इसने लॉन्च किया। तो इसमें ये कहा है कि 170 बिलियन पहुंचने के बाद इसमें 12% की गिरावट भी देखने को मिलेगी। भारत 21वीं सदी तक हालांकि टॉप पर बना रहेगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बना रहेगा। कोई आसपास नहीं नजर आने वाला है। 150 करोड़ की आबादी भारत की रहेगी। और जो अभी आसपास वाला देश है ना, चाइना, जैसे अभी अपनी 145 करोड़ की आबादी है, चाइना की 140 करोड़ की आबादी है, ये घट करके आधा हो जाएगा। जी हाँ, मतलब समझो चीन की आबादी जो दूसरी सबसे बड़ी अभी है अभी के टाइम पर, 2100 आते आते ये आधी से कम हो जाएगी अभी समय से। 63 करोड़ इसकी आबादी रह जाएगी। देख रहे हो, यहाँ भारत की 150 करोड़ को पार करके मतलब कि 170 करोड़ के आसपास पहुंचेगी, वहीं ये 63 करोड़ पर पहुंचेगी। मतलब इससे 100 करोड़ ज्यादा आबादी रहेगी भारत की। तो दूसरा स्थान वाला ये है, तो बाकी वाले कहाँ पर रहेंगे? ठीक है, तो इतना ज्यादा अंतर रहेगा बाकी देशों में। अब देखो कि कितने देश समा सकते हैं इंडिया में। आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर विश्व के पहले 3D प्रिंटेड एब्रा का परीक्षण किया गया? तो देखो 3D प्रिंटेड एब्रा बनाया गया है अभी यूएई में। एब्रा क्या होता है? एब्रा यूएई में एक प्रकार की नौका है, जैसे अपने यहाँ होता है ना नौका टाइप का, फेरी सुविधा चलाते हैं, तो वो एब्रा वहां पर कहते हैं। तो ये 3D प्रिंटेड तकनीक से बनाया गया है, कुछ इस प्रकार से होती है, इसे एब्रा कहते हैं वहां पर। और ये छोटा मोटा सफारी कराती है, सफर वगैरह कराती है। तो ये इस नौका को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो आज के टाइम पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर मैं कुछ रिवीजन भी करवाना चाहूंगा। 3D प्रिंटेड दुनिया का पहला डाकघर पूछा जाएगा, तो आप क्या बताओगे? ये कहाँ पर बना है? कर्नाटक में 3D प्रिंटेड डाकघर। अच्छा, इसके बाद दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बना है? तो आप कहोगे तेलंगाना में। कहाँ पर? तेलंगाना में। और आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ बना है? तो आप बताओगे सऊदी अरब में। कहाँ पर? सऊदी अरब में। ये 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अच्छा, एक और ले लो। रॉकेट पूछा जाएगा, 3D प्रिंटेड रॉकेट किसने बनाया है? तो आप बताओगे अग्निकुल ने, अग्निकुल कॉस्मॉस ने, ठीक है ना, अग्निबाण बनाया। अगला, तो ये पूरी डिटेल है इसके बारे में। 20 यात्री एक बार में सवार हो सकते हैं। कभी यूएई जाने का मौका मिलेगा तो जाना जरूर यहाँ पर, ठीक है। 11 मीटर लंबी मोनोकोक संरचना ये होती है। तो फिलहाल ये थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कर दो। अगर ई बुक चाहिए आपको, चाहे वो रेलवे साइंस की ई बुक हो, चाहे करंट अफेयर की हो, चाहे हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, दोनों में ले सकते हो। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। अर्धवार्ष के लिए लेना हो तो अर्धवार्ष के लिए लो, और ये सामान्य विज्ञान लेना हो तो सामान्य विज्ञान आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो ये ऑफलाइन बुक है, इसको आप अमेजन से जाकर के ऑर्डर कर सकते हो। चलिए लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल मैंने पूछा था मलाला यूसुफजई को किस वर्ष शांति का नोबेल मिला था? 2014 में मिला था। प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों में भारत 6ठे स्थान पर है। और आज आपको क्या बताना है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है, यानी राज्यपाल शासन लगाया जाता है? बताइएगा जरूर। नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता होगा डिटेल से कोशिश करना आंसर करने की। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर तो मिलेगी ही, साथ ही साथ एमजेटी ऐप पर भी आपको पीडीएफ और क्विज मिल जाएगी। तो आप एमजेटी ऐप भी डाउनलोड करके रखो। चलिए मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।